वेलकम अगेन। अभी का जो हमारा टॉपिक है ये सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आता है। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार को आपको सिविक सेंट्रिक बिहेवियर जैसे सब्जेक्ट से रूबरू कराने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका जवाब आपको 2014 में एक कमेटी आई थी यूपीएससी की, उसमें आपको मिलेगा। उस कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन में लिखा था कि शासन और शासन से जुड़े हुए लोग बहुत हद तक नियम और निर्देशों के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। हम कहीं ना कहीं सॉफ्ट स्किल से दूर हो गए हैं और इसीलिए भारत सरकार के ह्यूमन रिसोर्स ने जो आईटीपी प्रोग्राम बनाया उसमें उन्होंने बहुत सारे सॉफ्ट स्किल को डाला। उसमें से एक सॉफ्ट स्किल था सिविक सेंट्रिक बिहेवियर, और इसको सभी शासकीय सेवकों के लिए मस्ट किया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर हमको सिविक सेंट्रिक बिहेवियर पढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो आप याद कीजिए, आज से 30-35 साल पहले जब किसी गांव के स्कूल का खपरा टूट जाता था तो सभी गांव वाले मिलके खपरे को बना लेते थे। वो ये मानते थे ये हमारा स्कूल है। लेकिन समय बीतता गया और कहीं ना कहीं हमने उनके दिमाग में ये बैठा दिया कि ये स्कूल तुम्हारा नहीं, सरकारी है। और इस तरह हमने हमारा से सरकारी तक का सफर तय कर लिया। और इसीलिए आज हम में से अधिकांश, हम और आप, घर के कचरे को निकालते हैं और घर के बाहर, दरवाजे के बाहर रख देते हैं और मान लेते हैं कि मेरा काम हो गया, मैंने घर का कचरा हटा दिया। हमने कभी ये नहीं सोचा कि दरवाजे पे जो जिस कचरे को हम छोड़ के आए हैं वो अल्टीमेटली फिर हम ही को डैमेज करेगा। हम ये मानते हैं कि अब उस कचरे को उठाना सरकार का काम। यदि हमसे 10 कदम दूर में यदि कोई कूड़ादान बना भी है तो हम वहां नहीं जाते। तो इस तरह आप देखेंगे कि हम में और सरकार के बीच में एक अजीब सा रिश्ता डेवलप हो गया है। और इसलिए जरूरत था कि हम शासकीय सेवकों को एक बार फिर से समझना चाहिए कि आखिर सिविक सेंट्रिक बिहेवियर होता क्या है। आप में से अधिकांश लोग भारत का संविधान पढ़े होंगे। भारत के संविधान में चैप्टर 3 को यदि आप याद कर रहे हो तो चैप्टर 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात की गई, यानी हमारे कौन कौन से मूलभूत अधिकार होने चाहिए। अब तो उसमें हमने एजुकेशन को भी जोड़ लिया है। लेकिन यदि आप उसके एक चैप्टर बाद जाए तो उसका नाम है चैप्टर 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट, माने राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब आप गौर करेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या है, तो आप पाएंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह लिखा होता है कि एक राज्य को अपनी जनता के लिए क्या करना चाहिए। तो उसमें कुछ मिनिमम नीड प्रोग्राम को उन्होंने किया है। उस मिनिमम नीड प्रोग्राम में उन्होंने लिखा है ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का लोक व्यापीकरण करना होगा। आपको पता है कि आपका जो विभाग है वो इसी लाइन से पैदा हुआ है, मानव संसाधन विकास के लिए लोक शिक्षा का लोक व्यापीकरण, यानी आपको एजुकेशन को ग्लोबलाइजेशन के उस पे ले जाना है। सेकेंड लाइन है हेल्थ फॉर ऑल, और इससे जन्म होता है स्वास्थ्य विभाग का। और स्वास्थ्य विभाग में परिवार कल्याण हो, आयुर्वेद हो, यूनानी हो, योगा हो, सिद्धि हो, होम्योपैथी हो, आयुष,
इसी तरह ऑल वेदर रोड, PWD, RES, PMGSY। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल, PHE का जन्म होता है। यानी कि चैप्टर 4 जो है संविधान का, उसी से हम सभी शासकीय सेवकों का जन्म हुआ है। और हमारे जन्म का एकमात्र उद्देश्य राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य को सौंपी गई जिम्मेवारियों का निर्वहन है। और इसीलिए शायद हम और आप जो हैं पब्लिक सर्वेंट हैं। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, हम और आप पब्लिक सर्वेंट हैं, इसमें आप में से किसी को कोई ऐतराज है क्या? नो सर। तिवारी जी मुस्कुरा रहे हैं आप? नो सर, नो सर। बिल्कुल नहीं है ना। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं कि चलिए मेरे को अपने घर के लिए एक नौकर चाहिए, तो मैं अपने नौकर में क्या क्या गुण खोजूंगा? ईमानदारी से बताइए। सर ऑनेस्टी हो उसमें। ऑनेस्टी हो, वेरी गुड। सच बोलता हो। चलिए पंचुअल हो। सत्यवादी हो। कार्य को पूरी वफादारी से करता हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। वफादार हो। पंक्चुअल हो या नहीं? पंचुअल जरूरी है सर, समय पंक्चुअल से भी हो। आए कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल। आपके लिए उसके नजरों में सम्मान हो या नहीं? जी सर। आपके लिए उसकी नजर में सम्मान हो या नहीं? होना चाहिए, जरूरी है सर। होना चाहिए। बिल्कुल। आपसे आंखें मिला के बात करे या आपकी गरिमा को ध्यान में रख के बात करे? सर गरिमा को ध्यान में रखकर बात करें। बिल्कुल। वेतन कम से कम ले? वेतन तो सर जितना उसको बनता है उतना तो मिलना चाहिए। नहीं, आपकी तरफ से कम से कम, उसकी तरफ से ज्यादा है ज्यादा, लेकिन हाँ। काम आप ज्यादा से ज्यादा। तो देखिए आपने जो नौकर खोजा वो ईमानदार भी होगा, पंक्चुअल भी होगा, ऑनेस्ट भी होगा, स्किलफुल भी होगा। पंक्चुअल तो होगा ही, कम वेतन लेगा, आपका सम्मान करेगा। माने आपने जितनी गुण बताए नौकर में, अगर गौर से देखेंगे तो हमें लगता है नौकर ने एक अच्छे पति की तलाश में है। या क्योंकि इतने सारे गुण तो सिर्फ एक अच्छे पति में मिल सकते हैं। तो गोया हम नौकर नहीं, पति। पर पत्नी भी, पर अच्छी पत्नी भी तो बोलिए, पत्नी अच्छी पत्नी में भी अच्छे गुण होते हैं जो तलाश की जाती है। मैडम मैं घर में बैठा हुआ हूँ, आप मेरी व्यवस्था को समझिए। जी सर। ठीक है, तो आप देखिए जब हम अपने लिए नौकर खोजते हैं तो ये सारे गुण खोजते हैं, लेकिन जब हम पब्लिक सर्वेंट के रूप में जनता के सामने जाते हैं तो ये सारे गुण हम जनता में खोजते हैं। हम जनता से अपेक्षा करते हैं कि वो ईमानदार हो, हमारी गरिमा का ध्यान रखे, हमारे प्रति वफादार हो, हमारे प्रति सम्मान रखे। तो ये टेबल कैसे बदल जाता है साहब? हम पब्लिक सर्वेंट हैं, इसका मतलब है कि हमको अपने अंदर भी उन गुणों को देखना चाहिए जिससे पब्लिक हमको जज कर सके, लेकिन हम ऐसा करते नहीं। अब आप याद कीजिए कि जब हम और आप बेरोजगार थे तो अक्सर हम ये सोचा करते थे कि एक बार हमें मौका मिला शासन में आने का तो हम बदल के रख देंगे। लेकिन होता क्या है, जब हम शासकीय सेवा में आते हैं तो धीरे धीरे लगता है काश इसके बदले ये पद मिल जाता, इसके बदले वो पद मिल जाता। माने जो जर्नी हमारी लाइवलीहुड से शुरू हुई थी वो कहीं ना कहीं हमारे महत्वाकांक्षाओं के तले दबने लगती है, और जिस मूल काम से हम आए थे उससे हम भटक जाते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि जब मैं 1991 में ज्वाइन हुआ था तो कलेक्टेड रायपुर में मेरी पोस्टिंग हुई थी। तो कलेक्टेड रायपुर में आप लोग कोई गया होगा तो देखा होगा कि एक रूम है, उसमें एक बड़ा सा डायस है, उसमें लकड़ी का फ्रेम लगा है, लाल रंग का कपड़ा बंधा हुआ है, और मैं ऊपर बैठता था, बड़े दूर में छोटा कॉर्नर में मेरा स्टेनो बैठता था। वो बड़ा ही चुप सा और गुमसुम सा मनहूस जैसा बैठा रहता था, मानो हंसता भी नहीं था। और मैं दिन भर उसी को अकेला देखता था क्योंकि मेरे पास तो काम था नहीं। और मेरा एक चपरासी था जो मेरे राइट साइड में जो दरवाजा था वहां खड़ा रहता। एक दिन मैंने देखा कि वहां हल्ला हो रहा था, एक व्यक्ति चिल्ला रहा था, तू मुझे जानता नहीं। और सामने से धीरे से आवाज आती थी, जानता हूं। तू जानता नहीं, तू जानता जानता हूं।
अब मुझे लगा ये तो अंगुली माल और भगवान बुद्ध की कहानी चल रही है कि मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा। तो मैंने चपरासी को बुलाया और पूछा कि भाई ये कौन है जो कहता है कि जानता नहीं, और दूसरा कैसे कह रहा है कि जानता हूं। जब वो जानता है तो फिर ये क्यों बोल रहा है जानता नहीं हूं। तो बताया कि सर एक रिटायर्ड कमिश्नर साहब हैं, वो पेंशन लेने आए हैं, तो थोड़ा सा लाइन को लेके थोड़ा हंगामा हो रहा है। तो फिर मैं खुद गया और उनको लेके आया। उन्होंने मुझे भी वही क्वेश्चन पूछा, आप मुझे जानते नहीं। फिर मैंने कहा, अरे सर मैं आपको जानता हूँ, आप क्लास 1 ऑफिसर रहे हैं, रिटायर हो गए हैं, लेकिन आप रिटायर मान नहीं रहे, और ये बंदा आपको जानता है कि आप रिटायर हो गए। तो सर ये सरकारी जो नौकरी है ये बिल्कुल जूते की तरह है साहब। जब तक हम और आप इस जूते को पहने हैं ना, कितना भी दौड़ लें कोई कंकड़ नहीं गड़ता, लेकिन जिस दिन ये जूता उतरता है साहब, बालू के छोटे छोटे कण भी बहुत गड़ते हैं वेरी फाइन। सर। तो हमको इस हकीकत को समय रहते जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि यदि हम पब्लिक सर्वेंट के रूप में आए हैं तो जो ड्यूटी हमको डिस्चार्ज करना है वो हमको करना चाहिए। वरना 33 साल के बाद जब गाल पे गुलाल लगा के और माला पहना के लोग हमें घर विदा कर देंगे, उस दिन जूते का फीता खोलते समय हमारे दिल में होगा कि काश एक मौका मिलता तो मैं फिर से अपने आप को प्रूव करता। उस समय ना शरीर साथ देगा मेरा, ना सरकार साथ देगी, और इच्छाएं मन में ही रह जाएगी। तो हम शासकीय सेवकों को सर एक अच्छा मौका मिलता है अपने पब्लिक से जुड़ने का। अब मुझे लगता है हम सभी को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। देखिए सर, मैं एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन आप लोग से पूछूंगा। यदि मैं आपसे पूछूं शासकीय स्कूल कैसा होता है, तो हमारे मन में आता है कि एक कोने में एक भवन बना हुआ होगा बेतरतीब सा, कुछ चटाइयां बिछी होगी, बच्चे खेल रहे होंगे, कोई टीचर पढ़ा रहा होगा, कुछ टीचर हो सकता है पेपर पढ़ रहा होगा। बहुत उम्दा छवि सामने नहीं आती है। यदि हम पूछे शासकीय हॉस्पिटल कैसा होता है, तो एक मन में आता है यार ऐसा ऐसा होगा, बाथरूम गंदा होगा, बेडशीट अच्छी नहीं होगी। माने हम शासकीय चीज सुनते हमको लगता है कि हम सेकेंडरी क्लास की बात कर रहे हैं। इसलिए हम में सर, आप में से किसी का बच्चा शायद शासकीय स्कूल में नहीं पढ़ रहा होगा, लेकिन जब आप शासकीय नौकरी की बात करते हैं तो कैसा फील होता है बताइए। एकदम आंखों में चमक आ जाती है, कश्मीर के फूलों की तरह। यानी कि शासकीय नौकरी आज भी साहब अट्रैक्ट करती है। इसलिए सबसे अच्छे ब्रेन जो भारत में आईआईटी वाले होते हैं वो भी शासकीय नौकरी में आईएएस बन के आना पसंद करते हैं। इसका मतलब है साहब, कहीं ना कहीं जो शासकीय सेवा है ये आज भी लोगों को अट्रैक्ट करता है। और यदि ये अट्रैक्ट करता है तो इसके पीछे एक ही वजह है सर, पैसा कभी नहीं हो सकता। अगर पैसा सबसे बड़ी वजह होता तो हम और आप कोई भी किसी सिंधी के साथ बैठ के दुकान खोल लेते और खूब पैसा कमाते। आज भी हमें लगता है कि हमारा जीविकोपार्जन हो जाए, थोड़ा सा सम्मान मिल जाए, और हम अपने कैलिबर को अपनी जनता को सौंप सके। जब इतने पवित्र चीजों के साथ हमें एक मौका मिला है साहब, तो हमको इस मौके को भुनाना चाहिए। इसलिए सिटीजन सेंट्रिक बिहेवियर को 5 भागों में बांटा जाता है। उसमें पहला भाग ये होता है कि हम और आप ये जानने का प्रयास करें कि हम हैं कौन। और अभी तक जो मैं आपको बता रहा था वो मेरी और आपकी पहचान थी कि हम और आप शासकीय सेवक हैं सर, जिसको ईश्वर ने बहुत अच्छा मौका दिया है कि हम समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए, अपनी जमीन के लिए कुछ कर सकते हैं। तो हमें करना चाहिए। अब दूसरा सवाल है सर कि एक शासकीय सेवक का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। बिहेवियर शब्द जो है सर, ये एजुकेशन और बिहेवियर एक दूसरे के पूरक है, और हम और आप अपने बिहेवियर के कारण ही जाने जाते हैं कि हमारे संस्कार कैसे हैं। तो नेचुरली हमारा बिहेवियर ऐसा तो जरूर होना चाहिए कि हमको अपने बिहेवियर पे गर्व हो, और यही बिहेवियर हमको पब्लिक के साथ रखना है। देखिए, हम लोग भी बहुत सारी पब्लिक डीलिंग करते हैं साहब, और मैं आपसे बताना चाहूंगा, जब सामने कोई बंदा आता है
तो उसकी आंखों में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारी आशाएं होती हैं। हम और आप इस बात को जानते हैं कि इसमें से अधिकांश इसकी आशा को हम पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहां फिर हमारा एक कर्तव्य होता है कि हम उसको अच्छी समझाइश दें और अपने से जो बन सकता है वो करें, और कम से कम उसको इस बात के एहसास के साथ विदा करें कि यदि होना होगा तो तेरा काम जरूर होगा। उसका काम हो या ना हो, लेकिन वो इस बात को हमेशा मानता है कि नहीं, मेरे साथ न्याय हुआ है, और वो एक आशा लेके जाता है। हम अपनी बात देख लें सर, हम लोग 2 डॉक्टर से मिलते हैं। एक डॉक्टर बहुत अनुभवी होता है, वो हमारा नब्ज देखता है, आंख देखता है, जीभ देखता है और बोलता है मैं समझ गया, और दवाई लिख देता है। और एक डॉक्टर ऐसा होता है जो आपसे खूब पूछता है, अच्छा अच्छा ये भी हुआ, वो भी हुआ, ये भी होता है, वो भी होता है। सर मेरा और आपका विश्वास किस पे ज्यादा है, पहले वाले पे कि दूसरे वाले पे? पहले वाले। दूसरे वाले पे रहता है सर, क्योंकि उसने हमसे खूब पूछा और हमने उसको दिल की सारी बातें बताई, तो हमको लगता है अब ये जो दवाई देगा वो एकदम रामबाण देगा। दिस इज प्लेसिबो इफेक्ट सर, कि हमारा दिल कहता है कि हम ठीक हो जाएंगे और हम ठीक भी हो जाते हैं। तो शासकीय सिविक सेंट्रिक बिहेवियर का सबसे बड़ा पहलू यही होता है सर, कि जब कोई जनता आपके पास आए तो कम से कम वो इस एहसास के साथ वापस जाए कि मेरे साथ न्याय होगा। अगर हम इतना करने में सफल हैं तो हमारा सिटीजन सेंट्रिक बिहेवियर परफेक्ट चलता है। इसके बाद सर दूसरा होता है अप्रोच। अप्रोच सर ऑलवेज बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। मैं जब एकेडमी में इस क्लास को लेता हूं तो अक्सर मैं 2 ऑफिसरों को मौका देता हूं कि एक ऑफिस बेरर बनो और एक प्रार्थी बनो। उसमें सर दोनों की साइकोलॉजी चेक हो जाती है। जो ऑफिस बेरर बनता है उसको मैं देखता हूं कि बात करते समय वो उसका पीठ कहाँ होता है। अगर उसका पीठ सीट से सटा हुआ है तो इसका मतलब है वो अपने आप को अथॉरिटी मानता है। अगर उसके पांव क्रॉस है या हाथ क्रॉस है तो इसका मतलब है वो सामने वाले के लिए ओपन नहीं है। तो जिस समय हम किसी से मिलते हैं साहब, हमारा अप्रोच हमारे बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। इसीलिए आप भी जब किसी से मिलिए तो थोड़ा सा कुर्सी में आगे की ओर झुकिए, दोनों हाथ खुला रखिए और सामने वाले की ओर लीनिंग करते हुए बात कीजिए। कोरोना काल में ये अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन दिस इज द परफेक्ट वे इन गैर कोरोना काल, ताकि सामने वाले को एहसास हो कि नहीं, आप उसके लिए काफी कुछ करना चाहते हैं। तीसरी चीज होती है बॉडी लैंग्वेज में आई कांटेक्ट। आप जब भी किसी पब्लिक से बात करें, या आपके यहाँ तो गार्जियंस आते होंगे, उनके आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए, इससे उनको कॉन्फिडेंस आता है। और चौथी बात, यदि किसी का कोई काम आपको लगता है नहीं हो सकता है तो भी उसे ना मत कहिए, उसे समझाइए कि तुम्हारे काम में ये छोटी सी बाधा लग रही है, आई विल ट्राई माई बेस्ट, लेकिन आगे थोड़ा सा तुमको देखना पड़ेगा इसको कैसे कर सकते हैं। माने उससे आशा की डोर टूटनी नहीं चाहिए। एंड दिस इज ऑल सिटीजन सेंट्रिक बिहेवियर, कि आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। सर अप्रोच बहुत मायने रखता है साहब। क्या होता है कि एक मैनेजमेंट स्किल होता है। मैं जब सेंट जेवियर्स के हॉस्टल में था सर, तो एक बार क्या हुआ कि एक गौरैया हमारे बेडरूम में घुस आई, जहाँ बेडरूम का हॉल था उसमें। हम सारे बच्चे उसको कपड़े से मारने लगे, सबका निशाना चूक रहा था। जोश आ गया साहब, मैंने क्या किया, अपना स्लीपर उतारा और बहुत निशाना लगा के गौरैया को मारा। गौरैया को नहीं लगा सर, लेकिन वो खिड़की के कांच में टकरा गया। अब हॉस्टल में कांच का टूटना और तीसरे फ्लोर से नीचे गिरना और उसकी जोरदार आवाज, और वहीं से हॉस्टल का जो मास्टर था वो गुजर रहा था। कांच गिरते के साथ उसने ऊपर की ओर देखा और पूछा,
कौन है वहां। और सारे जो मित्र होते हैं वो सबसे पहले अपने को बचाने के लिए सामने वाले का नाम जरूर बताते हैं। मेरे सामने ही एक मेरे मित्र ने बता दिया कि वो सर विनोद है, उसने कांच तोड़ा है। अब सर यहाँ पे शुरू होता है आपका मैनेजमेंट, कि आप मैनेजमेंट में इसको कैसे देखते हैं। समस्या आ चुकी है, आपका नाम डिस्क्लोज हो गया है, कांच आपने तोड़ा है। मैं सबसे पहले गया हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के पास और उनके पास जाके बताया कि सर मेरे से एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है। तो मेरे को बोला अरे कोई नहीं अपराध नहीं होता है कोई चीज, इतना बड़ा शब्द यूज मत करो, तुम लोग बच्चे हो, बदमाशी किए होगे। मैं कहा नहीं सर मुझसे तो अपराध हो गया है। तो बोले ऐसा क्या कर दिया तुमने। तो मैंने बताया मैंने एक गौरैया को मारने का प्रयास किया सर, वो छोटी सी जीव थी, मेरे को नहीं मारना चाहिए था। तो बोला अरे कोई बात नहीं, मरी तो नहीं। मैंने कहा नहीं सर लेकिन कांच टूट गया। बोला अरे क्या हो गया, कांच टूट गया तो कांच तो टूटते ही रहता है, समझे। उन्होंने मुझे कहा तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया, ये मेरे लिए बहुत है। तत्काल मुझे माफी मिल गई और मैं हॉस्टल आ गया। उसके बाद हॉस्टल मास्टर ने जाके सुपरिटेंडेंट के पास शिकायत की कि सर आज एक लड़के ने तीसरे माले का कांच तोड़ दिया है। सुपरिटेंडेंट ने हंस के कहा कोई बात नहीं, चप्पल से तोड़ा है ना, वो गौरैया को मार रहा था, विनोद ने तोड़ा है ना। तो उन्होंने कहा हाँ सर आपको मालूम है। बोला हाँ मुझे मालूम है, कोई बात नहीं, मैंने उसको माफी दे दी, आपसे वो गौरैया को नहीं मारेगा। तो सर ये घटना मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग को कभी कभी जब पब्लिक डीलिंग करते हैं तो कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हैं जिनको लगता है आप सह नहीं पाएंगे, जिसको हम छुट भैया नेता भी बोलते हैं, वैसे लोग भी कभी कभी आते हैं। तो उस समय काल और परिस्थिति के अनुसार आपको निर्णय लेना पड़ेगा। ये भी आपके सिटीजन सेंट्रिक बिहेवियर का एक पार्ट है कि हाउ टू टैकल सच पर्सन्स जो आम नहीं है, न्यूसेंस वैल्यू हो सकती है। तो आपको गुस्सा बहुत आएगा, लेकिन मैनेजमेंट आपको यही कहता है कि आपको उस समय अपने आप को कूल रखना है और परिस्थिति से अपने को निकालना है। किसी भी हालत में आपका लोक व्यवहार कभी भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। क्यों तिवारी सर। बिल्कुल सर, एक्सलेंट, फाइन, एग्री। सर तो सिटीजन सेंट्रिक बिहेवियर के सर ये तीसरा पार्ट था। अब चौथा पार्ट है जिसको हम हियरिंग और लिसनिंग कहते हैं। आपको पता है सर हियरिंग और लिसनिंग में एक फर्क होता है। हम और आप अक्सर वही सुनना पसंद करते हैं जो हमारा दिल कहता है, इसलिए कभी कभी हम लोग सामने वाले की बात को पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं। आप कभी भी ट्राई कीजिएगा कि सामने वाला कुछ बोल रहा है, यदि आपने पहले से सोच लिया तो वही आपको सुनाई पड़ता है। ये आपको हियरिंग और लिसनिंग का डिफरेंस बताता है। हियरिंग में आप वो सुन लेते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन लिसनिंग में आप ऑलवेज वही सुनते हैं जो सामने वाला कह रहा हो। अब जैसे मैं आप लोगों के सामने एक तर्जुमा रखता हूं इंग्लिश का, आप मुझे हिंदी में बताइएगा इसका अर्थ क्या होता है। सभी पार्टिसिपेंट, सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। राज्य का कर्तव्य है कि अपने सभी नागरिक को सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल दे। इसका हिंदी तर्जुमा क्या होगा सर। एवरीवन, ज्यादा समय मत लगाइए, 4 लाइन तो है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। बोलिए मैम। हाँ बोलिए। सभी के लिए, जी, सभी के लिए पीने का शुद्ध पानी। सेफ यहाँ सुरक्षित है, लेकिन शुद्ध पानी। अब दूसरे को मौका दे मैम, दूसरा कोई। सभी के लिए स्वच्छ पेयजल। ओके, और कोई। समुचित पेयजल की व्यवस्था सबके लिए हो। और कोई। चलिए, गुड 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 एनफ। मैं आपको बताना, यही तो बताना चाह रहा हूं। चलिए, और कोई। तो पेयजल की व्यवस्था सभी के लिए।
अब आप देखिए, मैंने सिर्फ आपसे 4 शब्द कहे, सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल, लेकिन आपने इसको शुद्ध भी बता दिया, स्वच्छ भी बता दिया, समुचित भी बता दिया। कि आपने ऐसा क्यों किया? पेयजल सभी के लिए सुरक्षित हो सर। हाँ, पेयजल सभी के लिए सुरक्षित हो। सुरक्षित पेयजल, इसका हिंदी तर्जुमा होगा सभी के लिए सुरक्षित पेयजल। सुरक्षित पेयजल। लेकिन आपके मुंह से क्या निकला? शुद्ध भी निकला, समुचित भी निकला, स्वच्छ भी निकला। क्यों? क्योंकि आपने मुझे नहीं सुना पूरा, आपका दिमाग सुन रहा था, आपकी बात भी और मेरी बात भी। ये हियरिंग और लिसनिंग का डिफरेंस यही है कि हियरिंग में आप वो भी सुन जाते हो जो आपका दिल कहता है, बट लिसनिंग में आप ऑलवेज वही सुनते हो जो मैं कह रहा हूं। तो देखिए, 4 शब्द में आप देखिए हमने कितने अर्थ निकाल लिए। इसीलिए जब कोई आपके पास मिलने आए तो आप उसको लिसनिंग करना, हियरिंग मत करना, क्योंकि यदि आप हियरिंग करोगे तो हो सकता है उसकी बातों के अर्थ का आप दूसरा अर्थ भी निकाल लो। तो जस्ट कीप योर माइंड and your patience to the words delivered by him. Right, sir? देखिए कितना छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया। अभी यदि मैं आपसे कहूं कि आप लोग जो मैं बोलूं उसके लिए एक लकीर खींचिए, ठीक है? लकीर खींचना है। मान लीजिए आपके सामने कॉपी होगा, पेन होगा, पेंसिल होगा, कुछ भी होगा, निकाल लीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हियरिंग और लिसनिंग में क्या फर्क है। सभी ने निकाल लिया कॉपी और पेंसिल? जी सर। बड़ा सिंपल सा है टेस्ट सर, इस टेस्ट को तत्काल करके देखिए। और फिर सभी अपने वीडियो को ऑन करके मुझे अपनी कॉपी दिखाएंगे। चलिए, सभी तैयार हैं? आपको सिर्फ लकीर खींचना है, चित्र नहीं बनाना है, खड़ी रेखा खींचनी है। आप लोग सभी जानते हैं बुल किसको कहते हैं? BULL बुल, बैल को। तो आपको मैं 3 ऑब्जेक्ट बता रहा हूं, अपने अनुसार आपको लाइन खींचना है। पापा बुल, मम्मी बुल और बेबी बुल। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, खींच के मुझे दिखाइए। पतला, मोटा, लंबा, जैसा खींचना है खींचिए, सिर्फ लकीर खींचनी है। पापा बुल, मम्मी बुल, बेबी बुल, बस। आपका 5 सेकंड शुरू हो चुका है। चलिए कॉपी दिखाइए। थोड़ा और मैडम, थोड़ा उठाएंगी तो मैं देख लूंगा। यार ये कैसे बड़ा होगा? सिर्फ मैडम को देखना चाहूँ तो मैडम को कुछ बोलने बोलिए तो मैडम कुछ बोलेंगी तो ये बड़ा हो जाएगा। अरे तिवारी जी आ गए। तिवारी जी दिखाइए कॉपी अपनी, इसको बड़ा करो। बोलिए ना तिवारी जी, कुछ बोलिए। सर हियरिंग में अरे कॉपी दिखाइए, कॉपी दिखाइए सर। तो ऊपर कीजिए ना, ऊपर नीचे दिख रहा है, और ऊपर और ट्रेनिंग चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हाँ चलिए दिखा। चलिए वेरी गुड। देखिए मैम, ये जो तस्वीर दिख रही है मनीषा मैम आपकी, आपने 3 लकीर खींचा है। अधिकांश लोगों ने 3 लकीर खींचे हैं। अब आप गौर कीजिए, 10 सेकंड पहले मैंने क्या कहा था? पापा बुल, मम्मी बुल और बेबी बुल। पापा बुल हो सकता है, बट व्हाट अबाउट मम्मी बुल? नो। नो। तो यानी कि आपको सिर्फ 2 लकीर खींचनी थी, एक पापा बुल की और एक बेबी बुल की।
लेकिन क्या हुआ, आपने मुझे गौर से नहीं सुना, फिर दिल की बात सुनी। दैट इज हियरिंग। और सिविक सेंट्रिक बिहेवियर आपसे कहता है आपको हियरिंग नहीं, लिसनिंग करना चाहिए। राइट सर? यस सर। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। इससे एक चेक होता है मोटा मोटी कि आपका कंसंट्रेशन आपके दिमाग में है या मेरी बातों पे। तो कोई बात नहीं, इट हैपेंस मैम, नथिंग टू बी वरीड। चलिए, इसका पांचवा जो सबसे बड़ा पहलू है, अब हम उस पे आ जाए। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इसका एक बहुत बड़ा पहलू है। देखिए, आजकल कम्युनिकेशन के माध्यम बहुत सारे बदल गए हैं। पहले कभी लेटर चलता था बहुत ज्यादा, आजकल तो कम्युनिकेशन या तो आप सामना सामनी कर लें या फिर मोबाइल और टेलीफोन पे कर लें। मैं आप लोग को छोटे से कुछ टिप्स देना चाहता हूं जो बिहेवियर साइंस के टिप्स हैं। आप लोग देखे होंगे कि जब कभी मोबाइल पे फोन आता है तो कुछ लोग आपको फोन करते हैं, जब आप हेलो बोलेंगे तो सामने वाला बोलता है कौन। अगर आप में ये हैबिट है तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने मुझे फोन किया है तो मुझसे ज्यादा तो आप जानेंगे ना मैं कौन हूं। यस। इसीलिए यदि आपने किसी को फोन किया तो कौन मत पूछिए। अगर मान लीजिए किसी की आवाज आपको ऐसी लग रही है जिससे आप बात नहीं कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो आप उससे दूसरे तरीके से पूछिए कि क्या मैं जान सकता हूं मेरी बात किससे हो रही है। दिस इज प्रॉपर वे और दिस इज सिविलाइज्ड वे। कौन नहीं, नेवर कौन, नेवर कौन, कौन कभी नहीं। आप ऑलवेज पूछिए क्या मैं जान सकता हूं मेरी बात किससे हो रही है। दैट इज द परफेक्ट वे। अगर आपको लगता है कि सामने वाला कोई दूसरा है तो, और नहीं तो सामने वाला है तो है। हाँ, जब कभी आप टेलीफोन पे फोन करते हैं जो स्टैटिक फोन होता है, तो उस पे आपको जरूर ये पूछना चाहिए कि क्या मेरी बात इनसे हो सकती है, ताकि सामने वाला आपको बता दे कि वो है या नहीं। तो ये दो तरीका है जब भी आप कम्युनिकेशन स्थापित करें, इस तरह से स्थापित करें। तीसरा, जब आप अपना परिचय दें तो बहुत सारे लोग अपने नाम से परिचय देते हैं। नहीं, शासकीय में नाम से परिचय कभी नहीं देना चाहिए। आपको शुरू कहां से करना चाहिए। जैसे मैं जब सिवनी में था तो मेरे साथ एक एसडीएम थे, जीपी तिवारी साहब। वो कभी भी फोन करते थे तो बोलते थे मैं कलेक्ट्रेट से एसडीएम तिवारी बोल रहा हूं। तो मैंने उनसे एक दिन पूछा कि सर आप एसडीएम तिवारी ही बोलेंगे तो घर तोड़ी जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं यार, जब मैं कलेक्ट्रेट बोलता हूं ना तो सामने वाले के नजरों के सामने कलेक्ट्रेट आ जाता है। उसके बाद मैं एसडीएम बोलता हूं और फिर तिवारी जी बोलता हूं, तो मैं बिल्कुल फिक्स हो जाता हूं कि मैं कौन हूं। दैट द परफेक्ट वे। कि यदि आप अपना परिचय अपनी संस्था से शुरू करेंगे तो आदमी आपको जल्दी लोकेट कर पाएगा, बनिस्पत कि आप अपना नाम से शुरू करके फिर अपना पदनाम और बाद में स्कूल बताएं तो थोड़ा सा लेट होगा। पीछे से आइए, संस्था से आइए, पदनाम बताइए और अपना नाम बताइए, लोग आपको लोकेट कर लेंगे। दैट इज द प्रॉपर वे हाउ टू गिव योर इंट्रोडक्शन टू। इससे आपको समझने में सुविधा होती है। देखिए, बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। मैं ये अपेक्षा नहीं करता कि आप नहीं जानते होंगे, आप में से सभी जानते होंगे, लेकिन अगर कुछ रिफाइन करने का आपको मौका मिले तो यू शुड डू दैट। इसके बाद एक और चीज देखिएगा कि कभी कभी हम लोग मोबाइल पे अपनी भावनाओं को भी व्यक्त कर देते हैं। जब कभी मोबाइल पे फोन आता है तो हम में से कुछ लोग इस तरह फोन को उठाते हैं जैसे हेलो, जैसे हम बहुत परेशान हैं और सारी दुनिया का बोझ उठा के अभी उतरे और तुमने फोन कर दिया। साहब, ये मान के चलिए कि सामने वाले कोई जरूरतमंद होगा इसीलिए आपको फोन किया। इसलिए थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल लाइए और प्यार से फोन अटेंड कर लीजिए। इसमें कुछ जाता नहीं है साहब। लेकिन पता नहीं हम क्यों इतना अलसाया हुआ फोन लेते हैं। कुछ लोग बहुत चिड़चिड़ा के भी फोन अटेंड करते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं बेचारा परिवार से परेशान, वरना आदमी तो खुशनुमा होता है, उसे तो खुश होकर फोन अटेंड करना चाहिए।
एक चीज और आप देखिएगा कि कभी हम लोग किसी के कार्यालय में जाते हैं या कोई आपके कार्यालय में आता है और यदि आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं तो आपकी पहली ड्यूटी है कि सामने वाले को उंगली से बैठने के लिए कहें और जल्दी से जल्दी फोन को बाइंड अप करके उससे बात करें, क्योंकि जब आप फोन पे बात करते हैं तो आप अपने साथ साथ सामने वाले का समय भी वेस्ट करते हैं, उसको बचाने का प्रयास कीजिए। और तीसरी बात, यदि आप किसी से बात कर रहे हैं और उस समय आपका मोबाइल बज जाए तो ऑलवेज आपको सामने वाले से पूछना चाहिए कि क्या मैं मोबाइल उठा लूं। यदि वो कहेगा हाँ, ऑलवेज कहेगा, तो आप फोन उठाइए। ये मैनर है कि सामने कोई बैठा है और आपका मोबाइल बजा, आप उससे बात करने लग गए, सामने वाला अपने को इग्नोर्ड फील करता है। तिवारी जी, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? 100% सही बोल रहे हैं सर, एब्सोल्युटली। तो दीज आर सम प्रैक्टिकल टिप्स जो हमें अपने बिहेवियर को निखारने के लिए यूज करना चाहिए। और इसके बाद सबसे लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम में से अधिकांश लोग अपने जॉब से नाखुश होते हैं। ये मानव का स्वभाव है, इसको दूर कीजिए, क्योंकि बिहेवियर में सबसे अच्छा परिवर्तन यही लाता है, जिसे चाहें उसे हासिल करें और जो हासिल है उसे जी भर के चाहें। अगर इन दोनों में आप डेविएट हो रहे हैं साहब तो आप खुश तो नहीं है। इसीलिए जो भी नौकरी मुझे मिली है, मुझको इसको बहुत प्यार से डील करना चाहिए, तभी मुझे मजा आएगा, नहीं तो मुझे हमेशा नौकरी बोझ लगेगी। इसको हमेशा मानिएगा। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं। जब मैं फाइनेंस में डिप्टी सेक्रेटरी था, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी दोनों था, तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर देखता था। तो मैं अक्सर शुक्रवार शनिवार को फील्ड में चला जाया करता था। तो एक बार मैं महासमुंद की तरफ गया था, तो वहाँ एक भंवरपुर कुम्हारी गांव है, वहाँ 4 छोटे छोटे बसाहट है, मेरे ख्याल से हार्डली 200 से ज्यादा जनसंख्या चारों की नहीं होगी। तो वहां जब मैं गया तो वहां के लोगों ने मुझे बताया कि साहब, हमारे घर के आगे कुंटी नाला बहता है और बरसात में इसमें बहुत पानी आ जाता है, तो 4 महीना हम लोग इसको क्रॉस नहीं कर पाते, पीछे पहाड़ है और साइड में महानदी का पाट है, तो हम लोग फंस जाते हैं साहब। तो अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसका बचना नामुमकिन है। मुझे लगा उसकी बात में दम था, मैंने खुद भी महसूस किया। मैंने उनको कहा ठीक है, कोई बात नहीं। कभी किसी नेता ने घोषणा नहीं की, तो उन्होंने कहा 3-3 बार घोषणा हुई है लेकिन बना नहीं। तो मैंने कहा चलिए आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए। उनसे मैं एक एप्लीकेशन बनाया और तत्कालीन वित्त मंत्री जी के पास गया और मैंने उनसे कहा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कितने आदमी है? मैं कहा सर, एक आदमी हो तो, क्योंकि ऑल वेदर रोड की कनेक्टिविटी की बात संविधान कहता है, यानी एक आदमी भी यदि उधर वहां रहता है तो हमको उसको आने जाने का रास्ता देना है। उन्होंने तत्काल लिखा कि उचित कार्रवाई करें। मैंने उसको बजट में शामिल कराया साहब, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से उसका एस्टीमेट मंगवाया, सैंक्शन किया और भूल गया। दीपावली के कुछ दिनों के बाद अचानक एक दिन मैंने देखा कि मेरे घर के बाहर काफी भीड़ थी सुबह सुबह। और सुबह सुबह की भीड़ बहुत डराती है, क्योंकि छापे सारे जो है सुबह ही पड़ते हैं। तो थोड़ा सा चिंतित होते हुए हम लोगों ने दरवाजा खोल के देखा, तो सामने वाले कुछ व्यक्ति ने कहा, अरे साहब पहचाने नहीं, हम लोग उस गांव से आए हैं। तो कुछ ज्यादा लोग थे, हमने किसी तरह उनको अपने घर में बैठाया उठाया, पानी वानी पूछी, धीरे से पूछा चाय पिएंगे क्या? मेरे को लगा सब कहेंगे रहने दीजिए साहब, लेकिन सब ने कहा पिला दीजिए साहब। अब आप समझ लो सुबह सुबह चाय कौन बनाए। तो ले दे के परिस्थिति संभल गई, क्योंकि श्रीमती जी ठीक ठाक है। हमने चाय वाय उनको सर्व किया। उसके बाद रोते रोते बताया साहब वो पुल बन गया और हम लोग उस पुल को क्रॉस करके आए ट्रैक्टर से, और आज जीवन में पहली बार लगा साहब कि अब हम दुनिया से जुड़ गए। उसके बाद जाते समय उन्होंने मुझे कहा, सर हम आपके लिए कुछ लाए हैं। तो मेरे ख्याल से 4-5 किलो चावल उन्होंने एक बोरे में लाया था। देखिए साहब, 4-5 किलो चावल की कॉस्ट क्या होती है वो आप भी जानते हैं।
मुझे भी लगा कि लेना चाहिए कि नहीं, लेकिन सामने वाले श्रीमती जी का इशारा हुआ कि सुदामा भी चावल लेके ही गया था, तो फिर मैंने उसे स्वीकार किया। साहब, वो 4-5 किलो चावल की कीमत क्या होगी हम इस पे ना जाए, लेकिन अगर आप उसके भाव को देखें तो आपको लगेगा दैट इज जॉब सेटिस्फेक्शन। मुझे लगा कि आई हैव डन समथिंग फॉर माय पीपल, मैंने अपने लोगों के लिए कुछ किया, और ये एहसास मुझे शासकीय सेवक होने पे ही मिल सकता है, किसी एमएनसी कंपनी में काम करके नहीं मिल सकता साहब। वहां हम प्रॉफिट एंड लॉस के पीछे भागते रहेंगे। ये असली खुशी है जो उन बुजुर्गों ने आके मुझे मेरे घर पे दी। और साहब, बस अगर ऐसे ही जॉब सेटिस्फेक्शन हमें मिल जाए तो आगे काम करने में कुछ और मजा आता है, लगता है और किसी को देखा जाए, उसका दुख दूर किया जाए। और फिर ये एक एंडलेस स्टोरी होती है सर, जो आपको जीवन के अंतिम समय तक चलायमान रखती है। और शायद कल मैं जब रिटायर होऊंगा साहब, तो ऐसी बहुत सारी कहानियों के साथ विदा होऊंगा कि नहीं, आई हैव डन समथिंग फॉर माय पीपल। गुड। और ये एहसास जिस दिन हम में और आप में हो जाए, सिविक सेंट्रिक बिहेवियर का मेरा क्लास सफल हो। और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप भी इस दृष्टिकोण को लेते हुए कि वी हैव टू सर्व आवर पीपल, आवर स्टेट, आवर लैंड, हमारा बिहेवियर यदि अच्छा होगा तो घर में भी रिफ्लेक्शन अच्छा आएगा। तो हमें इस तरफ बढ़ना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये आपको काफी खुशी दे पाएगा। और सबसे ज्यादा हमको खुश इस बात के लिए होना चाहिए कि हम उन भाग्यवान लोगों में से हैं जिसको शासन ने सेवा का अवसर दिया है। सो मुझे आप सब पे गर्व है, आप सबको भी अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। हेलो सर, मैम, थैंक यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपने बताया, इतने 2 घंटे से हम सुन रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक्स अ लॉट, हमेशा याद रहेगा। थैंक यू। मेरे एक हेलो प्रश्न सर। का जवाब दीजिए उषा मैम, सुनना और सुनाना आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि आप बहुत इस अच्छा, बात में कभी और ध्यान दिया जाएगा, बिल्कुल ध्यान देंगे। मैंने भी 3 लाइन्स खींचा था। थैंक यू सर। सो नाइस। हेलो सर, बहुत प्रेरणामयी क्लास था सर आपका। हेलो हेलो हाँ, सर, बोलिए। त्रिजा दास हाँ, फ्रॉम सुन रहा हूँ। सुकमा। सर, हाँ। बहुत अच्छा विचार और बहुत अच्छी प्रैक्टिकल बातों को आपने दिया, और ये प्रैक्टिकल बातें ज्यादा इंस्पायर करती है सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू मैम, वेरी आपके मच। नाम में 1 2 3 4 लिखा हुआ है, सो मैं आपका नाम नहीं पुकार पाया, त्रिजा सॉरी। दास सर, त्रिजा दास, त्रिजा दास। थैंक यू मैम दास। जी सर। ओके, सो शुड वी साइन ऑफ? ओके, थैंक यू अगेन, गुड डे। थैंक यू सर।